साथियों, राइज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं विकास आज आपके सामने अपना नया लेक्चर हम शुरू कर रहे हैं स्पोर्ट्स एंड योगा में। अभी तक हमने जो है अपने लेक्चर्स में जिसके बारे में बात कर ली वो हम देख लेते हैं। हमने सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी क्लास ली, ठीक है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया और वो इंट्रोडक्शन किससे संबंधित था? वो था आपके सिलेबस। ओके, उसके बाद में वो था PYQ से रिलेटेड। उसके बाद में हमने ट्रेंड देखा। ओके, उसके बाद में फिर हमने देखा सोर्सेज। ठीक है, तो पाठ्यक्रम पूर्व में पूछे गए प्रश्न और ट्रेंड और स्रोत, ये हमने अपने पहले लेक्चर में देखा था कि स्पोर्ट्स एंड योगा में किस तरीके के सवाल आ रहे हैं, कैसे आने की पॉसिबिलिटी है, क्या ट्रेंड रह रहा है और क्या नहीं। फिर उसमें भी मैंने सिलेबस में आपको बताया था कि स्पेसिफिक जो स्पोर्ट्स पर्सन उनके बारे में अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके अलावा योगा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अवार्ड से भी पूछे जा रहे हैं। स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कुल मिला के इतना ही तो सिलेबस है हमारा, क्योंकि बाकी के जो 2 पॉइंट है वो कहीं ना कहीं इसी से मिलते जुलते हैं। तो अब हम आगे अपने लेक्चर में बात करेंगे राजस्थान राज्य की खेल नीतियाँ। क्यों? क्योंकि हमने पहले खेल नीतियाँ देख ली किसकी? भारत की। भारत की खेल नीतियाँ, ये हम बात इनकी कर चुके हैं। खेल नीतियाँ अभी स्पोर्ट्स पॉलिसीज ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स पॉलिसीज, ये हमने बात कर ली। थोड़ा सा हम वापस एक बार देखें तो हमने कल क्या क्या बात की थी। सबसे पहले हमारा पॉइंट था कि पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी क्या होती है। दूसरा हमारा पॉइंट था कि फिर पर्टिकुलर एक स्पोर्ट्स पॉलिसी क्या होती है। ओके, उसके बाद में हमारा तीसरा पॉइंट था कि इसमें एक्टर मतलब एक्टर्स मतलब कौन से वो एक्टर होते हैं किसी भी स्पोर्ट्स पॉलिसी को लागू करने में, उसको जो है इम्प्लीमेंट करने में, उसको बनाने में, उसका प्रभाव बनाने के लिए, उसको अवेयर करने के लिए। ठीक है, ये हमने पॉइंट देखे। तो हमने देखा था पॉलिसी क्या होती है। पॉलिसी के हमने कुछ फिर पॉइंट्स देखे थे, स्पोर्ट्स पॉलिसी के पॉइंट्स देखे थे। जैसे इम्पोर्टेंट है, मैंने बताया था कुछ पॉइंट्स जो हमें हर स्पोर्ट्स पॉलिसी में याद रखने। सबसे पहले आएगा अवेयरनेस, ठीक है। दूसरा हमने देखा फिर फाइनेंस। तीसरा हमने देखा एक्सपेंशन। चौथा हमने देखा था डेवलपमेंट। और पांचवा पॉइंट हमने देखा था इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, तो ये 5 की पॉइंट्स थे जो हमने स्पोर्ट्स पॉलिसी में देखे थे कि कोई भी स्पोर्ट्स पॉलिसी इन 5 पॉइंट्स में तो हम कम से कम काम करेगी। अब देखिए, हिंदी मीडियम की और इंग्लिश मीडियम की बात है, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ। हमें हमारे 80 नंबर की इंग्लिश तो वैसे भी है, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश हमें सेम इसी पैटर्न पे चलना होगा। तो आप हिंदी मीडियम वाले भी एक बार ऐसे कुछ वर्ड से तो वैसे भी अवेयर होंगे ही, तो इसमें मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई टिपिकल है। ओके, उसके बाद में एक्टर्स, इसमें हमने किस किस की बात की थी? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, खेल संघ है मतलब स्पोर्ट्स फेडरेशन है वो, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, उसके अलावा जो विपक्ष हैं, उसके अलावा कॉरपोरेट्स हैं जो हैं वो। कॉरपोरेट का हमने एग्जांपल लिया था JSW का, जिंदल स्टील एंड वेयर हाउसेज या फिर स्टील वर्क्स। इन्होंने किस तरीके से कॉरपोरेट सेक्टर को जो है खेलों में लाने का एग्जाम्पल दिया है हमें, वो भी हमने देखा था। ये बात की हमने कल स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ की। उसके बाद में स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ की कुछ जर्नी देखी थी हमने, जिसमें मैंने आपको 4 ये पॉइंट्स बनवाए थे। ओके, और इन पॉइंट्स में क्या था? ये तीनों अपने आप से मिले हुए थे। कैसे? क्योंकि एक यात्रा है स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ की जो चलती आ रही है। हमने देखा था सबसे पहले 1984 की स्पोर्ट्स पॉलिसी, फिर हमने देखा था 1992 की स्पोर्ट्स पॉलिसी, फिर हमने देखा था 2001 2001 की, और फिर देखा था हमने 2007 की स्पोर्ट्स पॉलिसी। अब इन स्पोर्ट्स पॉलिसी से पहले हमने एक जर्नी देखी थी कि किस तरीके से भारत में जो है खेलों का एक विकास स्थापित हुआ। उसमें हमने देखा था कि कुछ शिक्षा नीतियाँ थी, उन शिक्षा नीतियों में या फिर शिक्षा और एजुकेशन मतलब शिक्षा और खेल, इसको जोड़ने के लिए सरकार ने
क्या किया, शिक्षा और खेलों को जोड़ने के लिए कुछ नीतियाँ आई थी, हमने देखा था, जिसमें भारत या फिर यूँ को बोले कि भारत शिक्षा नीति एक प्रारूप वो था। उसके बाद में और क्या था, दूसरा बिंदु था उसमें राधाकृष्णन आयोग कि इन्होंने क्या बताया कि किस तरीके से हम खेलों के साथ में जो है हमें शिक्षा के साथ में खेलों को कंबाइन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में एक पॉइंट था कि जो बॉम्बे कमेटी थी, बॉम्बे कमेटी। ओके, उसके बाद में चौथी थी मुदालियर आयोग। ये कुछ कमेटीज थी जिन्होंने भारत में प्रारंभिक चरण में खेल और शिक्षा को आपस में जोड़ने के लिए प्रयास किए या फिर उनकी सिफारिशें की। यहाँ तक हमने कल देखा। उसके बाद में क्या देखा हमने, उसके बाद में हमने देखा था कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ठीक है, 5 ईयर जो प्लान है, मतलब पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान, ये जो आए थे इनके पैरेलल, मतलब ये आपके 5 ईयर प्लान है और ये आपका स्पोर्ट्स, इंडिया में स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट है, ये है आपका 5 ईयर प्लान और ये है स्पोर्ट्स डेवलपमेंट। ये क्या साथ में भारत में कैसे कैसे चले, देखो ये क्वेश्चन पूछा जाए या नहीं, आवश्यक नहीं है कि भारत का खेल विकास में पंचवर्षीय योजनाओं क्या महत्व है। बस मैंने इसलिए आपको ये पॉइंट दिया है ताकि हम स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ को जो है या फिर स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट इंडिया में वो पंचवर्षीय योजनाओं के पैरेलल पढ़ सके। जहाँ से जब से पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई और ख़त्म हुई, उसके बीच में किस तरीके से पर्टिकुलर साथ साथ में खेलों का विकास हुआ, वो सब। तो उसमें देखा था हमने जैसे पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट, फिर चौथा पॉइंट, फिर पाँचवा पॉइंट, फिर छठा पॉइंट, फिर सातवां पॉइंट। इस तरीके से हमने पॉइंट देखे। उसमें हमने देखा था कि सेकंड पॉलिसी थी, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट रहा। उसके बाद हमने देखा थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्पोर्ट्स पॉलिसी में 5 ईयर प्लान में क्या विकास रहा। उसके बाद हमने देखा था सिक्स्थ और एक सेवन्थ। उसके बाद हमने देखा था एट्थ। ओके, उसके बाद हमने देखा था जो हमारी 9th 5 ईयर प्लान है उसमें क्या रहा, और फिर देखा हमने 10th इनमें क्या रहा। हमने इसके साथ में देखा था कि सबसे पहले 2 इंस्टीट्यूशंस की स्थापना हुई, लक्ष्मीबाई या फिर लक्ष्मीबाई जो शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय उसकी स्थापना हुई। उसके अलावा PSI जो पटियाला में था उसकी स्थापना इसके समय हुई सेकंड में। फिर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के ड्यूरेशन में हमने देखा कि राष्ट्रीय कोचिंग जो योजना है, राष्ट्रीय कोचिंग योजना ये जो थी ये ये राजकुमारी अमृत कौर जो थी उनकी कमेटी की सिफारिशों पर हुई थी और उनके द्वारा ही शुरू की गई थी, इसलिए पूरी कोचिंग का नाम था राजकुमारी अमृत कौर राष्ट्रीय खेल कोचिंग योजना। फिर हमने देखा उसके बाद में कि जो अपनी छठी पंचवर्षीय योजना है उसमें खेलों का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, फिर 5वीं में कैसे रहा, 7वीं में 9वीं में 8वीं में, इस तरीके से स्पोर्ट्स का भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के अकॉर्डिंग कैसे विकास हुआ ये हमने देखा। फिर उसके बाद में एक मेजर पॉइंट देखा था मैं आपको बताया था, जिसमें हमने बताया था की फीचर किसी भी जो, क्योंकि हम एक ये पॉइंट पहले भी देख चुके हैं ना की फीचर्स, तो कि कोई भी स्पोर्ट्स पॉलिसी की कम से कम क्या फीचर्स हो सकते हैं, कौन से वाले, ये हमने देखे थे ये वाले, ठीक है, कि ये कुछ पॉइंट्स हैं जो किसी भी स्पोर्ट्स पॉलिसी में होंगे। वैसे ही अभी हमने क्या देखा, अभी हम देख रहे हैं की फीचर। उसमें सबसे पहले कौन सा था, हाई परफॉर्मेंस कोचेज, हाई परफॉर्मेंस कोचेज। ओके, उसके बाद में दूसरा, पहला हाई परफॉर्मेंस कोचेज, दूसरा हमारा था न्यूट्रिशन, ठीक है, आपको सब याद होगा, और नहीं भी है तो ये मैं थोड़ा संक्षिप्त करके बता रहा हूँ, ज़्यादा आपको इसको ध्यान देना है क्योंकि वो हमने उसको एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए ब्रॉड वे में उसको पढ़ा, लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कुछ ये पॉइंट्स हैं, इनको आपको अपने नोट्स में नोट करना है ताकि हमें जल्दी से जल्दी हमारा कोर्स भी कवर हो, और हम क्योंकि रिवाइज जब हम करेंगे तो इतना लेंथी सिलेबस पढ़ने की बजाय हम उसको जो की पॉइंट्स हैं उनको ध्यान दें, ठीक है। तो हाई परफॉर्मेंस कोचेज, न्यूट्रिशन, तीसरा इक्विपमेंट, ओके। उसके बाद में चौथा कौन सा पॉइंट था, साइंस बैकअप या फिर साइंस स्पोर्ट्स सपोर्ट। इसका क्या मतलब है कि खेलों को या फिर खेलों में
विज्ञान का महत्व। ये कुछ पॉइंट्स हमने देखे थे। ओके, उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट था, उसका था यूनिफॉर्म मेजरमेंट या फिर असेसमेंट। ये हमने पॉइंट्स देखे। तो इस तरीके से देखिए आप, हमारे पास 5 पॉइंट ये हो गए और 5 पॉइंट हमारे पास ये हो गए। तो 10 पॉइंट तो हमारे पास किसी भी स्पोर्ट्स पॉलिसी को लेकर हैं। अगर इनमें से हमें 5 या 6 भी याद रहते हैं और उस स्पोर्ट्स पॉलिसी के पर्टिकुलर 2 या 3 मेजर पॉइंट याद रहते हैं, तो हमारा आंसर 5 नंबर में भी अगर पूछा जाता है तो कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे मार्क्स हमें देगा। यहाँ तक कि हमने बात की थी, ठीक है। तो मैं एक बार वापस आपको बता देता हूँ। हमने कल के लेक्चर में बात की भारत की खेल नीतियाँ, उसके बाद हमने बात की कि खेल नीतियों में मैंने कौन कौन से पॉइंट्स कवर किए, पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी एंड उसके एक्टर्स। फिर हमने बात की कि कोई भी स्पोर्ट्स पॉलिसी के ये 5 पॉइंट्स होते हैं, मतलब ये जो है उसके बेसिक पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद हमने देखा इंडिया में 8% 4 पॉलिसीज आ चुकी है, जिसमें जो जर्नी है उसके साथ हमने देखा था कि भारत में खेलों का विकास किस तरीके से हुआ। उसके कुछ ये कमेटीज़ आई, इन्होंने कुछ जो है अपने रिकमेंडेशंस दी कि खेलों के साथ में जो है किस तरीके से शिक्षा या फिर शिक्षा के साथ में खेलों का विकास हो। फिर हमने देखा पंचवर्षीय योजनाओं के पैरेलल खेलों का विकास भारत में किस तरीके से हुआ। फिर हमने देखा कि की फीचर किसी भी स्पोर्ट्स पॉलिसी के ये हो सकते हैं, हाई परफॉर्मेंस कोचेज, न्यूट्रिशन, इक्विपमेंट, साइंस सपोर्ट और यूनिफॉर्म मेजरमेंट। यहाँ तक की बात थी। तो ये हमने देखा। फिर आपको पता ही होगा कि पर्टिकुलर एक स्पोर्ट्स पॉलिसी की हमने बात की थी, उसमें 1984 की स्पोर्ट्स पॉलिसी के क्या ये जो है क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स थे। तो हम 2 मिनट में ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 1984, तो 1984 की स्पोर्ट्स पॉलिसी का पहला ही क्या था, रूरल एरिया। तो रूरल एरिया में इसका खेलों का विकास करना, खेलों को फैलाना। फिर दूसरा हमने क्या देखा था, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। अब आप बताइए, हमने एक बार और देखा था स्पोर्ट्स टूरिज्म। ये कौन से में पॉलिसी में था, तो ये कौन सी पॉलिसी में था, ये तो 1984 की पॉलिसी में था। और एक हमने देखा था क्या, स्पोर्ट्स टूरिज्म, और वो कौन सी पॉलिसी में था, वो था 2001 की स्पोर्ट्स पॉलिसी में स्पोर्ट्स टूरिज्म की बात की गई थी। यहाँ तक की बात है। उसके बाद में जो है फिर हमने इसमें कुछ पॉइंट्स देखे, जिसमें तीसरा पॉइंट था रूरल एरिया आ गया, स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज आ गई। उसके बाद न्यूट्रिशन, ओके। उसके बाद में हमने देखा सिलेबस या फिर करिकुलम, तो करिकुलम में खेलों को शामिल करना, ये भी हमारा एक पॉइंट था, ओके। उसके बाद में ये मेजर कुछ पॉइंट्स थे 1984 की पॉलिसी के। फिर 1992 की पॉलिसी आती है, जिसके कुछ मेजर पॉइंट्स थे, जिसमें हमने देखा था उसके 4 पॉइंट्स थे, जिसमें एक तो था स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ओके। एक था पॉजिटिव एनवायरनमेंट, ओके। अभी तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आप कमेंट्स में बताएंगे कि इस 1992 की स्पोर्ट्स पॉलिसी के 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स में से 2 मैंने बताए और 2 कौन कौन से थे वो आप बताएंगे कमेंट्स में। उसके बाद में हमने देखा 2001 की स्पोर्ट्स पॉलिसी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है उसका रीज़न मैंने बताया था कि 2007 की स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है उसका केवल ड्राफ्ट था, वो फाइनल नहीं हुई थी। अभी हमारे 2001 की स्पोर्ट्स पॉलिसी ही चल रही है। ये सारी बातें की। इसमें एक इम्पोर्टेंट तो आपको याद रखना है, वो तो आप भूलना ही नहीं है, कौन सा, वैज्ञानिक पूर्तिकर। क्यों याद रखना है, क्योंकि इस पर सवाल आ चुका। तो क्यों याद रखे, आने का चांस थोड़ी है, बिल्कुल है, बिल्कुल 100% चांस है कि ये रिपीट हो सकता है। क्योंकि कई स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ जो हैं उनमें कुछ ऐसे मेजर पॉइंट्स होते हैं जो हमें कंफ्यूज कर सकते हैं और जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनका आने का चांस हमेशा बना रहता है, ओके। तो ये सारी बात थी। उसके बाद में एक और मेजर पॉइंट हम कवर कर रहे हैं, वो है जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे इस सिलेबस में अब तक हमने पढ़ा उसमें लगता है, एंड दैट इज नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022। दिस इज गोइंग टू बी इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट्स पॉलिसी फॉर दी एयर रिलेटेड स्पोर्ट्स या फिर एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं उनको लेके भारत की पहली स्पोर्ट्स पॉलिसी है 2022 की स्पोर्ट्स पॉलिसी, एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी, राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022, इसकी स्थापना। देखो इससे संबंधित मैं बताऊँ आपको, जैसे आपको पता है कि आजकल एडवेंचर काफ़ी बढ़ रहा है।
एडवेंचर में भी खास करके कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे बैलूनिंग, उसके अलावा पैराग्लाइडिंग, पैरा जंपिंग, एयरबोटिक्स, ये कुछ ऐसी जो है गतिविधियां हैं या फिर इसके अंतर्गत खेल हैं जिनका विकास धीरे धीरे बहुत हो रहा है। और इंडिया भी चाहता है कि खास करके चाहे टूरिज्म से रिलेटेड हो या फिर स्पोर्ट्स में मेडल लाने के बेस पे, दोनों हिस्से में, ठीक है। तो क्या नाम है, एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी। इसके दो मेजर ऑब्जेक्टिव सरकार ने क्या रखे कि एक तो हमें मेडल और दूसरा टूरिज्म। इन दोनों ही बेस पे इस जो एयर स्पोर्ट्स है उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है सरकार। और इसी कड़ी में हमने 2022 में भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति जारी की। उद्देश्य भारत में वायु खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, वायु खेल अवसंरचना, उपकरण, संचालन, रखरखाव, प्रशिक्षण सहित सुरक्षा के में अंतर्राष्ट्रीय अच्छे अभ्यासों को अपनाने में सक्षम बनाना। मतलब जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, उनको अप्लाई करना किसमें, एयर स्पोर्ट्स में। एयर स्पोर्ट्स में कौन कौन से स्पोर्ट्स शामिल है वो मैंने आपको बता दिया, बैलूनिंग, ओके, उसके अलावा पैराग्लाइडिंग और पैराग्लाइडिंग आ गया, बैलूनिंग, पैराग्लाइडिंग, उसके अलावा पैरा जंपिंग, और बाकी आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि इन तीन के अलावा मैक्सिमम +5, मतलब हमारे पास कम से कम 8 से 10 ऐसी इसके एग्जाम्पल्स होने चाहिए। तो हम इसको अपने अगर इसे क्वेश्चन भी आता है तो कोट कर सकते हैं। उसके अलावा भारत में खेलों को किस तरीके डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ भी हम इस पॉलिसी को ऐड करके वहाँ पे इनके एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि कम से कम 5 और एक्स्ट्रा ऐसे कौन से खेल हैं जो मतलब जिनको हम बोलते हैं एयर स्पोर्ट्स के अंदर शामिल करते हैं। तो ये बात की। अभी इसमें और क्या है, एक सरल, हितधारक अनुकूल और प्रभावी शासन संरचना विकसित करना, कि गवर्निंग स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करना। मैं आपको इसमें बता देता हूँ, स्पोर्ट्स इंडिया के अंदर जो है एयर स्पोर्ट्स जो कल्चर है उसको इम्प्रूव करना या फिर उसको बढ़ाना। उसके अलावा जो इस एयर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अलावा इक्विपमेंट है, उसके अलावा ऑपरेशन, उसके अलावा जो उसकी मेंटेनेंस एंड प्रशिक्षण अर्थात उसकी ट्रेनिंग, इसके साथ में उसकी सिक्योरिटी, इनसे रिलेटेड सिक्योरिटी, क्योंकि हमें पता है खास करके जो एयर स्पोर्ट्स उनमें जोखिम बहुत ज़्यादा होता है। आपने ये जिनका मैंने नाम बताया, खास करके बैलूनिंग, पैराग्लाइडिंग, पैरा जंपिंग, उसके अलावा एरोबोटिक्स भी होती है। ये सारी चीज़ों में सुरक्षा बहुत ज़रूरी होती है। इसमें सबसे ज़्यादा रिस्की ये खेल होते हैं, एडवेंचरस इनको कहा जाता है, इसीलिए तो ये रिस्की खेल हैं। तो इसलिए खास करके सिक्योरिटी, ये पूरे ही जो पॉइंट है, कौन सा, इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर, उपकरण, संचालन, रखरखाव, ट्रेनिंग और सिक्योरिटी, ये जो 6 पॉइंट है, इनको इंटरनेशनल लेवल के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके अनुकूल बनाने की बात सरकार ने की। उसके बाद में एक सरल, मतलब ईजी, हितधारक, मतलब जो बेनिफिशरीज हैं उनके अनुकूल बनाना, मतलब उनके मतलब बेनिफिशरी ओरिएंटेड इस पॉलिसी को बनाने का प्रयास किया गया इस पॉलिसी में, ओके। और वैश्विक वायु खेल आयोजनों में भारतीय खिलाड़ियों की भागीदारी और सफलता को बढ़ाना। तो जो इंटरनेशनल एयर स्पोर्ट्स आयोजन से फिर कॉम्पिटिशन्स, इंटरनेशनल एयर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स है, उसमें इंडियन प्लेयर्स जो है उनकी भागीदारी, उसको बढ़ाना, भागीदारी के साथ साथ ही क्या करना, सफलता, मतलब उनकी सक्सेस की रेट को भी बढ़ाना। उसके अलावा आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये तो आपको पता ही होगा। इसमें हमें पता होना चाहिए आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है उसका 10 नंबर में मेंस में क्वेश्चन आया था 2021 में, ठीक है, इकोनॉमिक्स में, कि इसमें इसके जो 5 पिलर है वो कौन कौन से हैं, ओके। उसके बाद में कि तो ये आत्मनिर्भर अभियान के अनुरूप भारत में वायु खेल उपकरण के डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर, उसको इम्प्रूव करना, ये भी इसका एक पॉइंट था। उसके अलावा 2030 तक भारत को शीर्ष वायु खेल राष्ट्र बनाना, मतलब इंडिया को 2030 तक के लिए या फिर 2030 तक टॉप एयर स्पोर्ट्स नेशंस में शामिल करना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। ये कुछ पॉइंट्स है, ये तो हमें परफेक्ट याद रखने चाहिए ताकि हमारा आंसर अच्छा लगे। बाकी ये कुछ पॉइंट्स है जो हम वैसे भी याद रख सकते हैं, फिर वो जनरल पॉइंट्स हैं।
उसके बाद में ऐसा वातावरण बनाना जो वायु खेलों के विकास को प्रोत्साहित करें, ठीक है। उसके साथ में ही वायु खेलों को व्यापक दर्शकों के लिए अधिक सुलभ बनाना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए ऑडियंस, ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पोर्ट्स लवर है, खासकर एयर स्पोर्ट्स लवर्स, उनके लिए उनके पास में उनके अवेयर करना, उनको फैलाना, ये सारी चीज़ें इसमें जो है एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी में देखी गई। तो बस इतना सा था। क्या हमने बात की एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी ऑफ इंडिया, एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी। और ये पॉलिसी कब आई भारत में? ये आई 2022 में। कौन सी स्पोर्ट्स पॉलिसी थी? तो ये थी भारत की फर्स्ट। ओके, कौन सी? फर्स्ट। आवश्यकता क्यों है इसकी? इम्पोर्टेंस कह लीजिए, नीड बोल लीजिए, इम्पोर्टेंस क्या थी हमें पता ही है कि जैसे जैसे आजकल खेलों का भी लोगों में रुझान बदल रहा है, खेलों में इंटरेस्ट ले रहे हैं लोग, साथ ही जो एयर स्पोर्ट्स उनको लेकर भी ट्रेंड बदल रहा है। भारत ये चाहता है कि हम पहले से इनमें तैयार रहें, और इसमें तैयारी के साथ साथ ही भारत ने ये पॉलिसी जारी की। इसकी इंपॉर्टेंस में मैंने 2 बात बताई थी। कौन सी? एक तो गेम्स के लिए कि भाई हम चाहते हैं कि इस एयर स्पोर्ट्स जो है इसमें हम गेम्स में अच्छा करें। उसके अलावा टूरिज्म से तात्पर्य है कि मनोरंजन वगैरह के लिए जो भी एयर स्पोर्ट्स हैं उनको बढ़ावा देना। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस थी। और हमने क्या देखे फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स वही जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं किसी पॉलिसी के, वो है। बस इसमें एक इम्पोर्टेंट याद रखना कि भारत 2030 तक के लिए जो है टॉप जो एयर स्पोर्ट्स नेशंस है उनमें शामिल होना चाहता है। तो ये सारी बातें हमने की है एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 की। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हमें ध्यान रखना है। इसके साथ ही इंडियन स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ हैं उसकी जर्नी यहाँ पे ख़त्म होती है। यहाँ पे मेजर हमने पॉइंट्स कवर किए हैं। उसके बाद में जो पॉइंट्स हमारा छूटा होगा, कोई किसी पॉलिसी के साथ में अगर कोई योजना चली है स्पेशल, या फिर कई बार ऐसे कुछ उसकी टर्म्स आती है, वो हम साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसके साथ कवर करेंगे। उसका रीज़न ये है कि 1982 के बाद में जब भारत में राष्ट्रीय जो आज हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स वो डेवलप हुआ, उसके साथ में साई की स्थापना हुई। तो उसके पैरेलल के बाद या फिर उसके बाद में ही खेलों में जो है किसी योजना या फिर किसी टर्म का डेवलपमेंट हुआ, उसका विकास हुआ। तो इसलिए हम उसके साथ में इसको और कवर कर लेंगे। कुल मिला के हमारा स्पोर्ट्स पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हम कोशिश करेंगे और ये ऐसा होगा भी, ठीक है। तो यहाँ तक की बात थी, ये हुआ भारत की खेल नीतियाँ। हो सकता है आपको लेक्चर थोड़ा सा लंबा लग रहा हो, लेकिन अगर हमारी एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो जब हम वापस इस सिलेबस को या फिर वापस इस टॉपिक्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमें इजीली वो चीज़ें याद भी होंगी। और जब वो चीज़ें याद होंगी हमें, तो हम अच्छा आंसर लिख पाएंगे। और जब आप वापस रिवाइज़ करोगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि तब मैं आपको और शॉर्ट्स में ये चीज़ें प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि हमें टू द पॉइंट बस कुछ इसके पॉइंट्स याद करने हैं जो ज़रूरी है। बाकी तो हमने 10 पॉइंट देख लिए कि किसी भी स्पोर्ट्स पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते, तो वही हमें याद रखना है। उसके अलावा 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा है जो हर स्पोर्ट्स पॉलिसी के अलग अलग है, वो हम देख लेंगे।